नमस्कार दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा में चर्चा करेंगे वरिष्ठ कवि अरुण आदित्य जी की कविता संग्रह की। कविता संग्रह का नाम है धरा का स्वप्न हरा है। धरा का स्वप्न हरा है। करीब 70 कविताएं इस संग्रह में हैं। इसका प्रकाशन आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, पंचकूला हरियाणा से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। कीमत महज 150 रुपये है और आपको अमेज़न और प्रकाशक से लेने पे छूट भी मिल जाएगी। 2023 में ये संग्रह प्रकाशित हुआ था, तो उससे पहले भी हमने इस पुस्तक पे चर्चा की थी, लिखा भी था। लेकिन इधर जब से फिर पुस्तक चर्चा की सीरीज हमने शुरू की है, तो इस पुस्तक की भी याद आई और इसकी कविताएं हमने दोबारा से पढ़ी और यकीन मानिए कि ये ऐसी कविताएं हैं जिनको कुछ दिनों के बाद, कुछ माह के बाद, कुछ अंतराल के बाद जब आप पढ़ेंगे तो उनके एक अलग ही पाठ होंगे और उसका आनंद और उसकी जो संवेदना है वो एक अलग ही स्तर की होती है। कई कविताएं ऐसी हैं जिनको पढ़कर आप जो है कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई अपना प्रिय स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, लेकिन उसके स्वाद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, केवल महसूस करते हैं। तो इसमें भी कई कविताएं ऐसी हैं इस संग्रह में जिसको पढ़ने के बाद आप उसके भावों को महसूस करेंगे लेकिन व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और जो महसूस करेंगे उससे जो उसका जो आनंद होगा, जो अनुभूति होगी, वो अपने आप में अद्वितीय होगी, अनोखी होती है। तो कुछ ऐसी कविताएं हैं। संग्रह की पहली ही कविता है जो अपने आप में इतनी बेहतरीन कविता है जिसको पढ़ने के बाद आप उस अनुभूति को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, केवल महसूस कर पाएंगे, महसूसते रह जाएंगे। कविता का शीर्षक है अन्योन्याश्रित। हवा चूमती है फूल को, हवा चूमती है फूल को, और फिर नहीं रह जाती वही हवा कि उसके हर झोंके पर फूल ने लगा दी है अपनी मुहर, कि उसके हर झोंके पर फूल ने लगा दी है अपनी मुहर, और फूल भी कहाँ रह गया है वही फूल कि उसकी एक एक पंखुड़ी पर हवा ने लिख दी है सिहरन। फूल के होने से महक उठी है हवा, हवा के होने से दूर दूर तक फैल रही है फूल की खुशबू। इस तरह एक के स्पर्श ने कितना सार्थक कर दिया है दूसरे का होना। एक के स्पर्श ने कितना सार्थक कर दिया है दूसरे का होना। कितनी बेहतरीन जो है ये कविता है और इसके भाव हैं और इसके कथ्य हैं। अन्योन्याश्रित संस्कृत का शब्द है, बड़ा कठिन है, क्लिष्ट है और कई बार कई लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है एक दूसरे पर निर्भर या परस्पर निर्भरता। जैसे हवा और फूल की है, फूल और हवा के सुगंध की है, दोनों की एक दूसरे पे कैसी निर्भरता है। तो मानव जीवन में भी अगर इस तरह के रिश्ते, इस तरह के जो संबंध होते हैं, उन्हें जब इसी तरह से निभाया जाता है तो कुछ ऐसे ही भाव निकलते हैं। तो
अगर इसको आप इस कविता को भाव को महसूस करें तो कितना जो है आनंदमय हो जाता है। इसी कविता में आगे है डायरी में बारिश, तो बारिश पे 7 कविताएं हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। उसके आगे है लोटे कविता है, लोटा, जिस लोटा कहते हैं ना, लोटा देवताओं को जल चढ़ाने के काम आते रहे हैं कुछ, कुछ ने वजू कराने में ढूंढी अपनी सार्थकता, प्यासे होठों का स्पर्श पाकर ही कुछ रहे खुश रहे कुछ, कुछ को मनुष्यों ने नहाने या नित्य क्रम का पात्र बना लिया, बहुत समय तक अपनी अपनी भूमिका में सुपात्र बने रहे सब। तो ये लोटे का यहाँ कुछ पंक्तियों में परिचय देते हुए अंत में क्या लिखा गया है, अंत की कुछ पंक्तियाँ आपको बताते हैं जो कितनी खूबसूरत हैं और कितने और किस तरह के भाव को अभिव्यक्त करती हैं, उसमें लाक्षणिकता और अभिधा किस तरह से उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय लुढ़कन के इस दौर में, राष्ट्रीय लुढ़कन के इस दौर में अब गेंद की तरह इस पाले से उस पाले में लुढ़क रही हैं अंतरात्माएं। कितना आसान है ओटों का लोटों में तब्दील हो जाना, कितना आसान है ओटों का लोटों में तब्दील हो जाना। ये जो आसानी है कितनी बड़ी परेशानी है, ये जो आसानी है वो कितनी परेशानी है। ये लोटे कविता की अंतिम पंक्तियां हैं जो इस चीज़ को अभिव्यक्त कर रही हैं, सियासी टिप्पणी करती नज़र आती हैं। एक और बात बता दें कि इस संग्रह में कविताएं हैं, कुछ लंबी हैं जो 2 पेज पे मिलेगी, कुछ बहुत छोटी हैं जो 1 पेज की भी नहीं है, मतलब 10 पंक्तियों में होंगी या आधे पृष्ठ की हैं। तो इस तरह की है, लेकिन अपने कथ्य में, अपने भाव में, अपनी अभिव्यक्ति में वो बहुत बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी विशाल हैं। कई कविताओं में कई कहानियाँ हैं, कई कथाएं हैं, कुछ कविताएं तो उपन्यास की फलक लिए हुए हैं, इस तरह की कविताएं हैं। ऐसी कविता है चांदनी रात में लॉन्ग ड्राइव, चांदनी रात में लॉन्ग ड्राइव, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर ना जाता तो पता ही न चलता कि तुम कितने प्यारे दोस्त हो चांद भाऊ। दोस्ती संबंध समाज के संबंधों पे ये है, खास करके दोस्ती पर। तो कभी आगे लिखता है कि गजब का है तुम्हारा सहकार कि जिस गति से चलती है मेरी कार उसी के मुताबिक घटती बढ़ती है तुम्हारी रफ्तार। तो चांद जो है एक मित्रता निभा रहा है एक धरती पर चल रहे कार यात्री के साथ, लेकिन समाज में कितने लोग अपने इस रिश्ते और संबंध को, दोस्ती को निभा पाते हैं, उसी को विश्लेषित करने का प्रयास है। एक्सीलेटर पर थके पैर ने जब भी सोचा कि रुक कर ले लूं थोड़ा दम, तुमने भी तुरंत रोक लिए अपने कदम। दुख और सुख में बराबर का सहभागी, गति और उधक पर या सड़क के किसी गड्ढे में जब भी लगा मुझे झटका, तुम्हें भी हिचकोले खाते देखा मैंने। नहीं, यह छोटी मोटी बात नहीं है चांद भाऊ, तुम्हें क्या पता कि हमारी दुनिया में हमेशा इस फिराक में रहते हैं दोस्त कि कब आपके पांव थकें और वह आपको पछाड़ सके। आपदा विपदा तक को अवसर में बदलने को छटपटाते लोग ताड़ते रहते हैं कि कब आप खाएं झटके और वह आपकी तमाम संभावनाएं लपकें। तो पूरी बात कह दी गई है चांद और चांद के चांदनी रात में लॉन्ग ड्राइव के बहाने। डर है, उसके बाद कविता अगली, फिर आँखें हैं कविता, और कोहरा है। कोहरा कविता की कुछ पंक्तियाँ जो है हम आपको सुनाते हैं, अंतिम कुछ पंक्तियाँ जिससे इतनी खूबसूरत बनी हुई है। महर्षि पराशर
आपने अपने रति सुख के लिए रचा था जो कोहरा, देखो कितना कोहराम मचा है उसके कारण। महर्षि पराशर, आपने अपने रति सुख के लिए रचा था जो कोहरा, देखो कितना कोहराम मचा है उसके कारण। इस बात से पता नहीं तुम खुश होगे या दुखी कि धुंध रचने के मामले में तुम्हारे वंशज भी कुछ कम नहीं। अपने स्वार्थ के लिए और कभी कभी तो सिर्फ चुहल के लिए ही रच देते हैं ऐसा खूबसूरत कोहरा कि उसमें भटकता हुआ मनुष्य भूल जाता है धूप ताप और रोशनी की ज़रूरत। भूल ही नहीं जाता बल्कि कभी कभी तो उसे अखरने भी लगती हैं ये चीज़ें जो करती हैं इस मनोरम धुंध का प्रतिरोध। कितना खूबसूरत बिंब बना है। और इसका कथ्य है आगे, अगर मैं चुप रहूं डायरी। सभी कविताओं पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, सभी बेहतरीन कविताएं हैं। हाँ, कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियों का उल्लेख इसलिए करूंगा कि आप समझ पाएँ कि कविता संग्रह में शामिल कविताएं कितनी उम्दा बेहतरीन हैं, कितनी खूबसूरत हैं। इसी में एक कविता है कालीन। शुरुआत की पंक्तियां हैं, गर्व की तरह होता है इसका बिछा होना, छुप जाती है बहुत सारी गंदगी इसके नीचे, आने वाले को दिखती है सिर्फ आपकी संपन्नता और सुरुचि। इस तरह बहुत कुछ दिखने और उससे ज़्यादा छिपाने के काम आता है कालीन। तो छिपता क्या है? जिस समय बुना जा रहा था यह कालीन, घायल हाथ कुछ सपने भी बुन रहे थे साथ साथ। कालीन तो बुन गया पर सपने जहाँ के तहाँ हैं, ऊन खून और खंडित सपनों के बीच हम कहाँ हैं। बड़ा सवाल है कालीन कविता के बहाने। जब आप पूरी कविता पढ़ेंगे तो आप इसके आनंद, इसके जो कथ्य है, कथ्य से निकले जो कष्ट दुख हैं उनको आप समझ पाएंगे। पगडंडी है, आगे है पसीने का गाना कविता है। खेत में बहता हूँ चुपके से धरती के कान में कहता हूँ, हरा भरा कर दो किसान का मन। तो पसीना जो श्रम से उपजता है वो कितना सकारात्मक सोचता है, उसका सपना भी कितना सुनहरा है। पसीने पर 3 कविताएं हैं, पसीने का गाना, पसीने का होना, पसीने का रोना। तरह तरह के सेंट, तरह तरह के परफ्यूम, भांति भांति के डीओ की धूम, अनगिनत पत्रिकाएं, रेडियो टीवी इंटरनेट अखबार, हर जगह मेरे खिलाफ इश्तहार। अपनी गंध के लिए लड़ता मैं अकेला, मेरे खिलाफ इतना बड़ा रेला। क्या कहने हैं, कितनी खूबसूरत कविता है। और अगली कविता है पहाड़। पसीने, इस पसीने के भाव को आप समझिए। हमने पूरी कविता सुना दी, 2 और इस पे कविताएं हैं, वह कैसी होंगी आप पढ़ेंगे तो आपको उसका आनंद आएगा। और ये पहाड़ है, पहाड़ होना है। पहाड़ किसका प्रतीक है? पहाड़ देखने में, पहाड़ कहते हैं पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़। और कवि ने इसकी क्या कल्पना की है। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत अच्छी कविता है, तो इसलिए इसको पढ़ देता हूँ। दृढ़ता का एक बिंब है पहाड़, जिसके होने पर जमी है जिसके सीने पर जमी है बर्फ की मोटी परत। बर्फ के नीचे दबी कसमसाती है पहाड़ की आत्मा। आत्मा के भीतर मुक्ति की चाह, जिसकी कसक से धसक जाती है बर्फ और बह निकलती है एक नदी। जिसके स्पर्श से लहलहा उठती हैं वादियाँ, हरे भरे हो जाते हैं मैदान। महकती हुई वादियाँ और चहकते हुए मैदान देख अपना दर्द भूल जाता है पहाड़। करने लगता है अगले हिमपात का इंतजार कि अपने सीने पर जमा कर सके बर्फ की इतनी मोटी मोटी तहें कि नदियाँ साल दर साल बहती रहें। अब वह तरलता का एक बिंब है। नहीं, गलत नहीं सुना आपने, सरलता का ही एक बिंब है पहाड़। सरलता, तरलता, दूसरे के लिए जो बना हो उसमें कितनी सरलता और तरलता होती है कि उसके अंदर से एक नदी बह जाती है।
तो नदी को आप संवेदना मान लीजिए। हर मनुष्य में अगर इस तरह पहाड़ जैसी संवेदना हो और संवेदना की नदी बहे तो कैसे मैदान और पहाड़ सभी जो है कितने हरे भरे हो जाए। तो पहाड़ पे ये कितनी खूबसूरत कविता थी। विनय पत्र आश्रय है एक कविता, इसका शीर्षक है, अंतिम लाइन है इसकी, 4 पंक्तियां हैं। प्रेम एक चमत्कार है या तपस्या, पर अब उनके लिए एक है समस्या कि ये गांव बन चुकी इस दुनिया में, कहाँ और कैसे छुपाएं अपना प्रेम। तो ग्लोबल विलेज मतलब पूरी दुनिया एक गांव, उदारीकरण का नया स्लोगन था, जुमला था, और अब इसकी हकीकत सामने है। अगली कविता है, सफलता की अनेक कहानियों का एक नायक। इसकी अंतिम 4-5 पंक्तियां आपको सुनाएंगे, कितनी बेहतरीन है। वह एक दूसरे के सपनों को आपस में उलझाता है और उलझाते उलझाते एक आकर्षक चादर बुन जाता है। इतना बारीक काटता है वह कि उसमें नजर नहीं आती है धोखे की कोई गठान, दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी उठान। आगे फिर 2 स्वप्न है और कठिन समय में कलावंत। कलावंतों पे कुछ कहा गया है इस कविता के माध्यम से। अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत है, जो आज के समय पर टिप्पणी है और अवसरवादिता को भी प्रलक्षित करती है। अभी मैं सृजन के सपने में हूँ, अभी मैं दुनिया में नहीं अपने में हूँ, अभी मैं कविता रच रहा हूँ, इसलिए कुछ कहने से बच रहा हूँ। अंतिम पंक्तियाँ हैं ये 4 कठिन समय में कलावंत पर। अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि कविता में क्या लिखा गया, क्या कहा गया। झोपड़ी के हिस्से में किस्से कविता है, लंबी है। इसकी बीच की 4 पंक्तियों का उल्लेख यहाँ जरूरी है। झोपड़ी फूली नहीं समा रही, उमंग से भर गया है जंग लगा हैंडपंप, प्यार से रंभा रही है मरियल गाय, कदम चूम कर धन्य है उखड़ा हुआ खड़ंजा। तो इस 4 पंक्तियों में आपको पूरी कहानी, पूरा एक दृश्य, पूरा एक लेख आपको नजर आ जाएगा, पूरी एक तस्वीर दिखेगी कैसे जो है इन 4 पंक्तियों में समाई हुई है। एक पूरी कहानी, एक पूरी तस्वीर अपनी विशालता के साथ। तो पूरी कविता पढ़ेंगे तो क्या उसका कहना ही। झूठ पे कविता है, शुरुआत की 5 पंक्तियां आपको सुनाते हैं। झूठ एक पहाड़ है जिसे हम ही बनाते हैं और अपनी कनिष्ठा पर उठाए रखते हैं, यह सोचकर आत्ममुग्ध होते हुए कि हमारे ही कारण बचा हुआ है गोकुल। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम होता है। पूरी कविता पढ़ेंगे तो समझेंगे। जब कोई कवि नौकरी करता है, बेहतरीन कविता है, संदर्भ है। इतिहास पर एक कविता लिखी हुई है, इन्होंने समर्पित किया है कविवर असद जैदी के लिए। इन्होंने शुरुआत की 3 पंक्तियां हैं। इतिहास एक घोड़ा है जिसकी पीठ पर तना बैठा है जालिम, जालिम के हाथ में कोड़ा है। जुकाम पे कविता है, ठोकर पे है, डर के पीछे जो कैडर है दुनियादारों से। फरवरी माह पे कविता है, मनाली 1 मनाली 2। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत खूबसूरत बिंब है। इसको पूरा पढ़ देते हैं, सुनिएगा। पहाड़ झांकता है नदी में और उसे सिर के बल खड़ा कर देती है नदी लहरों की लय में। हिलाती डुलाती नचाती कपकपाती है उसे, पानी में कांपते अपने अक्स को देखकर भी। कितना शांत निश्चल है पहाड़। हम आंकते हैं पहाड़ की दृढ़ता और पहाड़ झांकता है अपने मन में, अरे तुम मुझ अचल में इतनी हलचल। पानी जब नदी में, पहाड़ जब नदी के पानी में खुद को देखता है तो क्या सोचता है कि मैं अचल और मुझ में इतनी हलचल।
सोचता है और मन ही मन बुदबुदाता है, किसी नदी के मन में झांकने की हिम्मत न करे कोई पहाड़। किसी नदी के मन में झांकने की हिम्मत ना करे कोई पहाड़। जैसे स्त्री का मन और उसमें झांकने की हिम्मत करे पुरुष, तो पूरी उसकी जो दृढ़ता है वो हलचल करती हुई नजर आ जाएगी। स्त्री विमर्श में एसएमएस की भूमिका, लंबी कविता है। शुरुआत की कुछ लाइनें और अंत की लाइनें पढ़ेंगे इसमें। दिल्ली परिवहन निगम की ठसाठस भरी बस में असहजता के सहज बिंब सी खड़ी लड़की, चारों ओर से चुभती निगाहें अनायास का आभास देते सायास स्पर्श, ढीठ फप्तियां कसने वाले मवाली और मददगार बन प्रकट होने वाले कुछ ज्यादा ही उदार लोग। और अंत में एक एसएमएस में छिपी हैं संभावनाएं अनंत। स्त्री सशक्तिकरण के इतिहास में क्या दर्ज होगी इस एसएमएस की भूमिका कि इसके आते ही एक लड़की के लिए किसी भुनगे सी हो गई जालिम दुनिया। तो पूरी कविता पढ़ेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरह का कैसा बिंब रचा गया है। ऑक्सीजन यूं तो हवा में उपलब्ध थी, वह हर जगह, लेकिन सिस्टम की तरह अदृश्य थी। कितनी खूबसूरत कविता है। युद्ध भूमि 1, अनवर्थ युद्ध भूमि 2, दुश्मन के चेहरे में। तो सभी कविताओं को पढ़ना यहाँ ना तो उचित है ना ही संभव है। कविताएं अपने आप में, युद्ध भूमि 3 लंबी कविता है। बाजार वाच बाजार में कविता है। सपने में घड़ी, कब्र में कसमसाती नीरों की आत्मा, यही दो सच, और हत्यारे को मत कहिए हत्यारा। कविता की अंतिम 2 पंक्तियां हैं। हत्यारे को मत कहिए हत्यारा है, लोकतंत्र को ये सब नहीं गवारा है। और मैं भी अन्ना, अन्ना आंदोलन हर किसी को याद है। और उस पर कवि ने उस समय क्या दर्ज किया था, उसकी केवल 4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। दायां बोला मैं भी अन्ना, बायां बोला मैं भी अन्ना, खाया पिया घाया बोला मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। पूरे आंदोलन की ये एक हकीकत थी जो 2-4 लाइनों में कवि ने दर्ज की है। नफरत बोली मैं भी अन्ना, प्यार बोला मैं भी अन्ना, हंसकर भ्रष्टाचार बोला मैं भी अन्ना, मैं भी बनना। पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं था। हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त था और हर कोई भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा था। लोग क्यों जुटे थे, क्यों विरोध कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, कुछ किसी को पता नहीं था, लेकिन सब मजे ले रहे थे। यही उसकी हकीकत थी। कवि ने इसको जो है किया है, अभिव्यक्त किया है इस कविता में। और एक कविता है मरे हुए लोग, और इसकी 4 पंक्तियां हैं। रंग रंग की बात करते हुए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी बात में कब और कैसे उगाई रंगबाजी की दांत, और दोनों के कान में गूंजने लगी एक सी धमकी, और तुमने किया मेरे रंग को बदनाम, तो अपने रंग की कसम ले लूँगा तुम्हारी जान। तो ये है रंग। और आगे है किसान, आपकी थाली में रोटी है क्योंकि घर में पिसान है, घर में पिसान है क्योंकि खेत में किसान है। सुना है देश में एक संविधान है। पिसान तो जानते ही होंगे, आटा। पक्का मारे जाओगे, मुंह खोलोगे तो भी मारे जाओगे, ना बोलोगे तो पक्का मारे जाओगे। अगर लड़े तो शायद बच भी जाओगे, नहीं लड़े तो पक्का मारे जाओगे। ये कविता है। चाय वाय 20वीं सदी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको मैं नहीं पढ़ता। सपने में शहर, चंडीगढ़ में बिताए दिनों की स्मृति में कवि ने लिखा है। वहाँ रॉक गार्डन है, सुखना झील है। मेरी मुश्किल समझो, गांव में सपने, गांव में सपने, गांव में सपने कैसे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां। इधर जमीन के अंदर कुलबुलाता आलू देखता है वॉलमार्ट के वातानुकूलित स्टोर का स्वप्न, पर क्या पता वह देख पा रहा है या नहीं कि वॉलमार्ट के सपने क्या हैं। क्या है वॉलमार्ट के सपने, इस पूरे बिंब को समझिए तो क्या चीज़ समझ में आती है। सपने में पास से बातचीत करते हुए कविता लिखी गई है। बड़ी लंबी कविता है और एक तरीके से काफ़ी ये व्यंग है कि
कब लड़ोगे साथी, पास ने फेंका प्रश्न पास, और सपने में अटक गई कभी की आस। कभी की सांस, तो कभी की सांस क्यों अटकती है? आप तो पीछे ही पड़ गए भाई, हमें नहीं भाती आप वाली लड़ाई। वो तो आपको खुश करने के लिए गुनगुना दी थी आपकी दो काव्य पंक्तियाँ। लड़ने के लिए हमारे पास दिनकर की एक प्रसिद्ध पंक्ति है और अपनी ही एक लाइन है, दोनों को मिलाकर मामला फाइन है। याचना नहीं अब रण होगा, जिस माह ना आमंत्रण होगा। तो ये कवि सम्मेलनों में और विभिन्न जगहों पर जो है वीर रस से कविताओं को उच्चारित करने वाले लोगों पे ये अपने तरह का एक तंज है, व्यंग है, तमाचा है, जो कहते फिरते रहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, फिर पता नहीं क्या होगा। मैं करके कविता है, 4 लाइन है। मैं मंत्र हमारा, मैं की खातिर तंत्र हमारा, मेरा मैं है मुझको प्यारा, मैं अपने ही मैं से हारा। अपने ही मैं से सब हारते हैं। लाइन में खड़े लोगों पे क्या कविता लिखी हुई है। आजकल तो हर कोई लाइन में है। आप अपनी निजी कार से, लग्जरी कार से, बढ़िया कई लाख वाली कार से भी जा रहे हो, तब भी आप लाइन में लग जाएंगे, जाम लग जाएगा, तो आप आगे जा नहीं पाएंगे, घंटों खड़े रहेंगे या फिर धीरे धीरे चलते रहेंगे, रेंगते रहेंगे। तो लाइन की अपनी एक हकीकत है। और लाइन में खड़े लोगों पे क्या कविता है। लाइन में खड़े लोग उबने की क्रिया के एक बिंब में तब्दील हो गए हैं। आदमी से बिंब बन जाने की नियति के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं लाइन में खड़े लोग, लाइन में लगे लोग, जो भी समझिए। बहुत खूबसूरत कविता है ये। संगम में नहाती हुई औरत, जो कभी इलाहाबाद था और फिर इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज है, उसी तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में नहाती हुई यह औरत अपने पाप धो रही है या सींच रही है अपने मुरझाए सपने। तो सपने सींचने के लिए संगम में स्नान, अम्मा की चिट्ठी, बहुत प्यारी कविता है और लंबी है थोड़ा, लेकिन तो 2 जगह से 4 पंक्तियां जो है उल्लेख कर देते हैं। दिया बाती माचिस सब है, बस थोड़ा सा तेल नहीं है। मुखिया जी कहते हैं इस युग में दिया जलाना खेल नहीं है। दिया जलाना उजाला करना, और उजाला करना मतलब उम्मीद, लोगों के सपनों को पूरा करना। और इस सब के बिंब में देखेंगे तो आप इस लाइन को समझ जाएंगे कि दिया का जलाना कोई खेल नहीं है। कर्फ्यू यहाँ नहीं लगता, पर कर्फ्यू जैसा लग जाता है। रामू का जिगरी जुम्मन मिलने से अब कतराता है। तो ये गांव की हालत है। और समाज देश की भी अंतिम कविता, खूबसूरत कविता, कागज का आत्मकथ। कागज क्या कहता है, उसके क्या भाव होते हैं। कविताओं की खासियत ये है अरुण आदित्य जी की, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। और जो भी बिंब और प्रतीक लिए गए हैं वह आसपास की चीज़ों से लिए गए हैं, प्रकृति से लिए गए हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों से लिए गए हैं। और उसे कोई भी पढ़ने वाला बहुत ही सरलता से, सहजता से समझ जाता है। कविताओं के भावों को, बिंब को, उसके कथ्य तक वो पूरी सरलता और सुगमता से पहुंच जाता है। कविताएं जो कुछ लोग एक बीहड़ की तरह रच रहे हैं, उसके बीच में ये बिल्कुल एक सरल पथ की तरह कविताएं हैं, जिस पे चलते हुए, पढ़ते हुए इसको का पाठक जो है अपनी मंजिल तक, यानी कथ्य तक, भाव तक, संवेदना तक आसानी से पहुंच जाता है। तो कागज का आत्मकथ क्या कहता है, इसकी 4 लाइनों का उल्लेख करते हुए इसका समापन करेंगे। अपने एकांत की छाया में बैठ जब कोई लजाधुर लड़की, लजाधुर मतलब शर्मीली लड़की, मेरी पीठ पर लिखती है। कागज कह रहा है अपने प्रिय को प्रेम पत्र, तो गुदगुदी से फरफरा उठता हूँ मैं। और अंतिम लाइन है कि जो कुछ अनकहा रह जाता है उसे फिर कहता हूँ, जो कुछ अनकहा रह जाता है उसे फिर कहता हूँ,
और फिर कहने के लिए कोरा बचा रहता हूँ। तो कागज़ कोरा बचा रहता है, कभी भी कोरा बचा रहता है, कितना कह के भी कितना कुछ नहीं कह पाता है। तो कागज़ वाला हाल कभी कभी है। तो कल या इस अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि रोहतक की रहने वाली कवित्री मंजीत मानवी जी के कविता संग्रह बूंद बूंद शब्द पर जो है बात की जाए। तो इस पर चर्चा करेंगे। ये पुस्तक बहुत पहले मिल गई थी, कविताएं भी पढ़ी थी, लेकिन जब इधर ये पुस्तक चर्चा की श्रृंखला शुरू किए हैं तो इस किताब पे भी इसी के तहत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।